पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सक्सेस एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे हम भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और मेरा ये जो सक्सेस एकेडमी चैनल है ये बीए, एमए, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन मध्यकालीन भारतीय इतिहास से है। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था पर प्रकाश डालो अथवा दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था की व्याख्या करो। मतलब ये है कि दिल्ली सल्तनत का जो भी प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो जैसे कि प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था पर प्रकाश डालो। एग्जाम पॉइंट तो दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको इतिहास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने उसका काल जरूर बताना है। जैसे दिल्ली गुलाम वंश का हुआ है तो आपने उसको मेंशन करना है कि कब से कब, ईयर जरूर मेंशन करना है। या जहांगीर, अकबर या किसी भी राजा के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपने उसका जो ईयर्स हैं वो ज़रूर मेंशन करने हैं ताकि आपका जो आंसर है वो इम्प्रेसिव लगे। तो आगे चलते हैं। इस अवधि में राजधानी दिल्ली में एक नवीन प्रशासनिक व्यवस्था का सूत्रपात हुआ जो भारत के लिए सर्वथा नवीन थी। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार सल्तनत काल में शासन धर्मतंत्रात्मक था। सुल्तान में सीजर और पोप दोनों की शक्तियां विद्यमान थी। उसकी शक्ति शरीयत से नियमित थी, उसका शासन धर्म पर आधारित था और उलेमा का शासन में प्रमुख स्थान था। बच्चों, जब भी आप इतिहास का अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो अगर आप उसमें अपने आंसर में एक दो इतिहासकारों के स्टेटमेंट अगर डाल दोगे तो आपका जो आंसर है वो और भी ज़्यादा प्रभावपूर्ण लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि इतिहास का जब भी आप कोई आंसर लिखें या लर्न करें तो उसमें आप एक दो इतिहासकारों के स्टेटमेंट जरूर सम्मिलित करें। तो दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। हमें प्रशासन के बारे में देखना है, यानी कि राजा कैसा था, वित्त व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होगी। तो केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहला पॉइंट है सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का शासन धर्म सापेक्ष था। धर्म सापेक्ष का मतलब धर्म से चलता था। इस्लाम राज्य का धर्म था और इसके अतिरिक्त अन्य किसी धर्म को मान्यता नहीं थी। मतलब चूँकि हमें पता है दिल्ली सल्तनत इस्लामिक शासन था तो वहाँ पर इस्लाम धर्म चलता था। राज्य के सभी साधन इस्लाम की सुरक्षा और प्रसार के लिए थे। ये हमें सल्तनत में बताना। अब नंबर 2 पॉइंट है खलीफा सिद्धांत। खलीफा संसार के सभी भागों में सब मुसलमानों का अधिपति होता था। प्रचलित परंपरा के अनुसार दिल्ली सुल्तानों ने भी स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया। सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया तथा उसके नाम का खुतबा पढ़ाया, परंतु व्यवहार में सुल्तानों पर खलीफा का कोई नियंत्रण नहीं था। मतलब इसका मतलब है कि खलीफा अधिपति तो होता था, जहाँ पर भी मुसलमान हैं शासन कर रहे हैं वहाँ पर खलीफा प्रतिनिधि होता था। सिक्कों पर भी नाम होते थे किंतु व्यवहार में तो उसका कोई नियंत्रण नहीं था। जो कुतुबुद्दीन मुबारक ने खलीफा की सत्ता मानने से इनकार कर दिया। तो ये खलीफा में आपको ये बातें लिखनी है। नेक्स्ट है नंबर 3 सुल्तान। सुल्तान ही दिल्ली सल्तनत का प्रधान तथा संपूर्ण शक्ति व सत्ता का स्रोत था। मतलब अल्टीमेटली सुल्तानी वहाँ पर संपूर्ण सत्ता का स्रोत था। वह प्रशासन, सेना और न्याय व्यवस्था का प्रधान होता था। दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम नहीं था, इसलिए प्रायः सुल्तान पद का निर्णय शक्ति के बल पर होता था।
सुल्तान से इस्लाम के संरक्षण की आशा की जाती थी। तो ये हमारे सुल्तान के बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट है सरदार व अमीर वर्ग। सरदार व अमीर लोग राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग थे तथा सुल्तान पर प्रभावशाली नियंत्रण रखते थे। उनकी सुल्तान के प्रति निष्ठाएं बदलती रहती थी। शाही सत्ता व अमीरों के मध्य अधिकांशतः विवाद बना रहता था। तो ये सरदार और अमीर वर्ग भी सल्तनत काल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। नेक्स्ट है विजारत, मंत्रीगण। तो आपने ये नाम याद रखना है, कई बार यूजीसी नेट में आ जाता है। विजारत मतलब क्या है, विजारत से आप क्या समझते हैं, यानी कि मंत्रीगण को विजारत कहा जाता है। तो विजारत में क्या आएगा, शासन में सुल्तान को सहायता देने के लिए अनेक मंत्री होते थे, कुछ प्रमुख पद पर निम्नलिखित थे। तो यह मंत्रीगण की व्याख्या हमें करनी है। तो जो पहला है वो है, आप ये इसमें रोमन ABCD कुछ भी डाल सकते हैं, रोमन में भी लिख सकते हैं। तो पहला है मंत्रीगण में वजीर। वजीर उन लोगों को कहा जाता था जो राजा व प्रजा के बीच की कड़ी बन जाते थे। वजीर को विशेष शक्तियां प्राप्त थी और वे कुछ प्रतिबंधों के अधीन सुल्तान की शक्तियों का प्रयोग किया करते थे। यानी कि वजीर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। वह राजा और प्रजा के बीच का कड़ी था और काफ़ी कुछ उससे शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन कुछ प्रतिबंध भी थे। अगर सारे ही उसको पावर दे दिए तो वही सुल्तान बन जाएगा, इसलिए कुछ न कुछ तो प्रतिबंध होने आवश्यक थे। तो कुछ प्रतिबंधों के अधीन वह सुल्तान की शक्तियों का प्रयोग करते थे। नंबर दूसरा है दीवाने आरिज। अब देखो, आरिज मत से आपको याद रखना है, ये सैनिक विभाग था। यह सैनिक विभाग का प्रधान था। सैनिकों की भर्ती, वेतन, शस्त्रों की व्यवस्था और फौजों का निरीक्षण आदि कार्य करता था। दीवाने आरिस से क्या याद रखना आपको, सैनिक विभाग का प्रमुख। दीवाने रिसालत, यह विदेश मंत्री का पद था। वह विदेशी विषयों का प्रबंधक था तथा कूटनीतिक पत्र व्यवहार का संचालन करता था। यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर अभी वर्तमान व्यवस्था में देखें तो जो फॉरेन मिनिस्टर का रोल कौन करता था, दीवाने रिसालत करता था। और कूटनीति, जैसे अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये सब काम करते हैं ना, कि बाहर के अन्य कंट्री से कैसे हमारे कूटनीतिक संबंध हो, क्या पत्र व्यवहार करें, तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर करता है वो उस समय कौन करता था, दीवाने रिसालत। नेक्स्ट है दीवाने इंशा। इसका संबंध शाही पत्र व्यवहार से था। इसकी सहायता के लिए दबीर होता था। दीवाने इंशा मतलब शाही पत्र व्यवहार। बरीद ए मुमालिक, यह डाक और गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष था। आपने बस है ना की पॉइंट, इंशा मतलब शाही पत्र व्यवहार, बरीद मतलब डाक और गुप्तचर विभाग का, इस तरीके से की पॉइंट से याद रखना है। दीवान ए अमीर को ही यह कैसा था, यह कृषि विभाग का अध्यक्ष था। और इस पद का सृजन किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है दीवाने मुस्तखराज। यह राजस्व की देखभाल करता था, यानी कि राजस्व को देखने का काम कौन करता था, दीवाने मुस्तखराज। ये पद किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी। जो यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं उनके नाम, उन सुल्तानों के नाम है जिन्होंने इनको ये नए पद बनाए थे। वकीलेदार, राज दरबार की मर्यादा की रक्षा करना इसका कर्तव्य था। नेक्स्ट है दीवाने वकूफ। यह व्यय के कागजात की देखभाल करता था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था दीवाने वकूफ। मजलिस ए खलवत, यह सुल्तान के सलाहकारों का दल था जिनमें अनेक गैर सरकारी लोग भी थे। मजलिस ए खलवत से आपको क्या याद रखना है कि ये सलाहकार थे, जो भी हमें एडवाइस देते थे वो लोग थे। तो स्टूडेंट्स, ये जो मंत्रीगण वाला पोर्शन है दिल्ली सल्तनत का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये देखिए, जैसे अगर आप BA या MA के स्टूडेंट हैं और आगे जाके अगर आपको UGC नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला जो पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि बरीद ए मुमालिक, दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक किसका प्रधान होता था। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, डाक और गुप्तचर का, कृषि विभाग का, राजस्व विभाग का, राज दरबार का।
तो उसमें आपको ये चीज़ हेल्प करी। तो ये वाली चीज़ आपको कोई भी कंपटीशन आप किसी भी स्टेट की पीसीएस दे रहे हैं और उसमें हिस्ट्री है आपका सब्जेक्ट, तो उसमें भी ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो ये जो चार्ट है ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है सेना। सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज, अगेन इम्पोर्टेंट है कि दीवाने अर्ज किसे कहा जाता था? सैन्य विभाग को। तो इस सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहते थे। भारत में इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। दिल्ली सल्तनत मूलतः शक्ति पर आधारित था, अतएव सुल्तानों को इसकी सुरक्षा के लिए एक कुशल सेना रखनी पड़ती थी। सेना में तुर्की वंश, अरबी सरदार, अबिसिनियाई, भारतीय मुसलमान व हिंदू शामिल होते थे, लेकिन विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के सम्मिलित होने से सेना में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, क्योंकि अलग अलग वर्गों के लोग थे तो एकजुट होने की भावना नहीं थी। और सेना के मुख्य अंग थे पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, इनमें घुड़सवार सेना की प्रधानता थी। आधुनिक प्रकार का तोपखाना नहीं था, किंतु 13वीं शताब्दी में कुशकंजिर शब्द का उल्लेख मिलता है। यह संभवतः तोप का बिगड़ा रूप था। युद्ध में आधुनिक विषैले तीरों, भालों व ज्वलनशील पदार्थों से भरे पात्रों का प्रयोग किया जाता था। तोपखाना तो नहीं था, लेकिन कुशकंजिर शब्द का उल्लेख मिलता है और यह माना जाता है कि तोप को क्या कह सकते हैं? कुशकंजिर। तो सैनिकों को नगद वेतन व उच्च पदाधिकारियों को जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने की नींव डाली। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे सामंती व्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया। उसने सैन्य पदों को आनुवंशिक बना दिया। उसके समय सैन्य शक्ति का ह्रास हुआ। सैन्य संगठन में किलों को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। इन्हें सुरक्षा पंक्ति का मुख्य भाग समझा जाता था। देखिए, अब ये दिल्ली सल्तनत का पूरा सारांश है। दीवाने अर्ज आपको क्या आया? दीवाने अर्ज कहा जाता था, मतलब बलबन से पहले किसी भी इस विभाग की बलबन से पहले इस विभाग की स्थापना नहीं हुई थी। और जो सब मिक्स थे। और इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसमें इम्पोर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी। और खिलजी ने स्थायी सेना रखने की नींव डाली और फिरोज शाह तुगलक ने उसको सामंती व्यवस्था के रूप में, मतलब, और फिर उसके बाद जब सामंती व्यवस्था आ गई और आनुवंशिक हो गए तो सैन्य शक्ति का ह्रास हुआ। ये चीज़ें, और किले को महत्व दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त व्यवस्था। सल्तनत काल में वित्तीय नीति का आधार सुन्नी विद्वानों की हनीफा ज्ञान शाखा का अर्थ सिद्धांत था, है ना। सुन्नी विद्वानों की हनीफा ज्ञान शाखा का अर्थ सिद्धांत था, जिसमें मुस्लिम राज्यों की आय के मुख्य साधन बताए गए हैं। तो क्या मुस्लिम आय के मुख्य साधन थे? उश्र, नंबर 2 खराज, खम्स, जजिया और जकात। ये 5 मुख्य रूप से आय के साधन थे। आय के कुछ अन्य साधन भी थे, जैसे खानों, जंगलों से आय, मतलब खान यानी कि जहाँ से खनिज निकलते हैं ना, वो वाले खानों से, या जंगलों से कुछ भी जड़ी बूटियाँ या कोई भी पदार्थ हमें मिल रहा है तो उनसे होने वाली आय। भूमि में अगर गड़ा धन मिला है तो उनसे होने वाली आय। ऐसे लोगों की संपत्ति जिनका, या फिर ऐसी कोई जमीन का हिस्सा या कोई संपत्ति जिसका कोई भी वारिस नहीं है। फिर आबकारी कर, चारागाह कर, ये सब भी इन जो 5 ऊपर आय के साधन के अलावा ये भी अन्य कर थे जिनसे की आय होती थी। अब भू राजस्व कर, सुल्तान की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। भूमि 4 भागों में विभक्त थी, है ना। कौन कौन से 4 भाग थी? एक है खालसा भूमि, तो इक्ता में विभक्त भूमि जो मुक्ति लोगों के पास थी। तीसरी थी उन हिंदू सरदारों के भूमि क्षेत्र जो सुल्तानों से समझौता कर लेते थे।
मुस्लिम, और चौथी थी मुस्लिम संतों व विद्वानों को उपहार में दी गई जमीन। तब खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सरकार के अधीन थी। जो खालसा भूमि थी वो केंद्रीय सरकार के अधीन थी, और सरकार चौधरी व मुकद्दम लोगों के माध्यम से भू राजस्व वसूल करती थी। अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि चौधरी और मुकद्दम किससे रिलेटेड लोग थे, वो भू राजस्व वसूल करते थे। एकता में भू राजस्व का निर्धारण व वसूली मुक्ति करता था। तो ये एक एक ऊपर के पॉइंट को एक एक करके इलोबरेट किया है कि खालसा भूमि केंद्रीय सरकार के अधीन थी और चौधरी व मुकद्दम इससे भू राजस्व थे, और एकता में का निर्धारण व वसूली मुक्ति करता था, और वह अपना भाग रख लेने के पश्चात शेष केंद्रीय सरकार को भेज देता था। वक्फ की गई भूमि व इनाम में दी गई भूमि कर से मुक्त थी। संभवतः भू राजस्व की दर 1/5 थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने वृद्धि कर 1/2 कर दिया था। मतलब 1/5 थी, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उसको हाफ हाफ कर दिया। जैसे कि कोई भी राजस्व जितना भी आय हुई उसका आधा सरकार के पास, सुल्तान के पास जाता था, और आधा उसके किसान के पास जाता था। और फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व संबंधी विषयों की और अधिक ध्यान दिया एवं जनता की अभिवृद्धि के लिए हृदय से प्रयत्न किया। मतलब फिरोज शाह तुगलक तो जैसे फेमस ही है, उन्होंने सिंचाई की कई व्यवस्था करी, कई नहरें बनाई। तो फिरोज शाह तुगलक ने रियल में जनता की और इन विषयों पर ध्यान दिया। नेक्स्ट है आपका न्याय व्यवस्था। सुल्तान न्याय व्यवस्था का प्रधान था। न्याय मुख्यतः मुस्लिम धार्मिक नियमों पर आधारित था। चूँकि इस्लाम पर आधारित पूरा ये सल्तनत का दिल्ली सल्तनत थी, तो जो न्याय व्यवस्था थी वो भी मुस्लिम धार्मिक नियमों पर आधारित थी। सुल्तान की अनुपस्थिति में अमीर ए दाद न्याय विभाग का प्रधान होता था। मतलब अगर सुल्तान है तो सुल्तान ही न्याय विभाग का प्रमुख होगा, लेकिन अगर सुल्तान मौजूद नहीं है, अनुपस्थित है, तो उस स्थिति में अमीर ए दाद न्याय विभाग की प्रधान होगा। प्रत्येक नगर में एक काजी होता था जो विवादों को हल करता था, है ना। प्रत्येक नगर में एक काजी होता था, और वो जो भी आपस में छोटे मोटे झगड़े होते थे, विवाद होते तो उनको हल करता था। दंड विधान अत्यंत कठोर होता था। अपराधों के लिए जुर्माना व कारावास भी था। नगर की शांति व्यवस्था के लिए पुलिस व्यवस्था थी, है ना। और नगर पुलिस का प्रधान कोतवाल था। पुलिस का प्रधान कौन होगा? कोतवाल। तो कई चीज़ें अभी भी दिल्ली सल्तनत मुग़ल काल से भी है, तो आपने कहीं देखा है अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोतवाल साहब बोलते हैं, तो वो यहीं से लिया गया है कि नगर पुलिस का प्रधान कोतवाल था। अब नेक्स्ट है प्रांतीय शासन व स्थानीय शासन। तो दिल्ली सल्तनत में कोई एक समान प्रशासकीय व्यवस्था नहीं थी। दिल्ली सल्तनत सैनिक क्षेत्रों में विभक्त थी, जिन्हें इक्ता कहते थे। प्रत्येक इक्ता एक मुफ्ती के अधीन होता था। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन 3 प्रकार के प्रांत थे, है ना। मतलब प्रांत को क्या किया है? इक्ता कहा है, और इक्ता का हेड कौन हो गया? मुफ्ती हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन 3 प्रकार के प्रांत होते थे। पुराने इक्ते, नवविजित प्रांत जो सैनिक प्रांताध्यक्षों के अधीन थे, और हिंदू सामंतों की रियासतें जिनके शासक प्रांताध्यक्ष के समान थे, है ना। इस तरीके से पुराने, नए और हिंदू सामंतों की रियासतें, इस तरीके से ये 3 प्रकार के प्रांत अलाउद्दीन खिलजी के टाइम थे। तो प्रांताध्यक्षों की नियुक्ति सुल्तान करता था। प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था का दायित्व इन्हीं पर होता था। मतलब जो इक्ता मुक्ति है, इक्ता का हेड मुक्ति है, यही इनका पूरा मैनेजमेंट देखते थे, प्रशासन देखते थे, व्यवस्था देखते थे। आवश्यकता होने पर ये सुल्तान को सैन्य सहायता भी देते थे। मतलब प्रांतों की अपनी के पास सैनिक होते थे, और जब अगर सुल्तान को आवश्यकता पड़ी तो उनको अपनी सैन्य सहायता भी देते थे। 14वीं शताब्दी से सल्तनत का विस्तार होने के कारण प्रांतों को, अब 14वीं शताब्दी में क्या हुआ, और क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का बढ़ा, तो जो प्रांत होते थे बड़े बड़े, उनको किस में विभक्त कर दिया? प्रांतों को शिकों में विभक्त कर दिया। और शिक का प्रधान शिकदार होता था। शिक को फिर और प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए शिक को परगनों में विभक्त कर दिया। और परगने क्या होते थे? कुछ ग्राम समूहों से मिलकर बनते थे। और प्रशासन की अंतिम इकाई
ग्राम थी। यानी कि क्या हुआ, सबसे बड़ा तो इक्ता हो गया जिसका हेड मुक्ति हुआ, फिर इन प्रांतों को शिकों में कर दिया, इसका हेड शिकदार हो गया, और शिकों को परगनों में विभक्त कर दिया, और परगन मतलब कुछ गांव, और सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, ग्राम। और प्रत्येक ग्राम में एक पंचायत होती थी जो अधिकांश विवादों को हल करती थी। प्रत्येक गांव में एक चौकीदार और एक पटवारी भी होता था। इस प्रकार ये सारा वर्णन हमारी दिल्ली सल्तनत का की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। अंत में आप लिख सकते हैं कि अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था थी और इस तरीके से उसका संचालन होता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।